सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट जो मुख्य परीक्षा 2025 है, अर्थात जो थर्ड ग्रेड है अध्यापक परीक्षा है, उसके बारे में मनोविज्ञान की क्लास। और आपको जैसे कि पता ही है कि मनोविज्ञान के अपने रीट में 10 प्रश्न आएंगे और ये जो 10 प्रश्न है वो अपने 20 अंक के रहने वाला है। तो अपना जो टारगेट है रोज का, वो ये टारगेट है कि मैं आपको साइकोलॉजी के जो 20 अंक है वो पूरे में से पूरे दिलवा सकूं। इसलिए हर डे मॉर्निंग में 6:05 पर आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है और क्लास में सारे के सारे जो प्रश्न है वो नए प्रकार के बना के दे रहा हूं मैं। एक भी प्रकार का प्रश्न है वो घिसा पिटा नहीं है, ताकि आपकी तैयारी में काम में आ सके वो, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड प्रश्न साइकोलॉजी में वापस रिपीट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहायक है। मतलब जो पाठ्यक्रम की जो रचना की जाती है, ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण में मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत है वो उपयोगी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है पुनर्बलन सिद्धांत और ऑप्शन डी में है बी एवं सी दोनों। तो देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में एक तो जो सूझ का सिद्धांत है, गेस्टोल्टवादी सिद्धांत है वो, और एक है पुनर्बलन का सिद्धांत है। ये दोनों ही सिद्धांत है वो उपयोगी होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। देखो, सूझ का सिद्धांत है या गेस्टोल्टवाद है तो ये देने वाले थे अपने वृद्धिमर। इस सिद्धांत के जनक कौन है? वृद्धिमर है। इसके अलावा कोलर है, कुर्ट लेविन है, कोफका है, वो भी इसी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। और पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो दिया था सीएल हल ने। किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। तो ये जो दोनों ही जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकता सोपानिकी से संबंधित सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता एवं सम्मान का संबंध किससे है। देखो, इब्राहिम मेस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में उन्होंने 5 आवश्यकताओं की बात की थी। कितनी आवश्यकताएं? 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी। और इन 5 आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था इन 5 आवश्यकताओं को, ठीक है। इनमें देखो, पहली जो आवश्यकता थी वो रखी थी उन्होंने शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता रखी थी। और जो शारीरिक आवश्यकता है वो निम्न स्तर की आवश्यकता है। किस स्तर की है? निम्न स्तर की आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने जो आवश्यकताएं रखी थी वो रखी थी, एक तो अपने सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता। इसके अलावा आत्मीयता की आवश्यकता, ठीक है, और इसके अलावा सम्मान की आवश्यकता, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी रखी थी। किसकी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता है वो भी रखी थी। वो तीसरे स्तर पर रखी थी। तो ये जो दूसरे स्तर वाली और तीसरे स्तर वाली जो है वो उच्च स्तर की आवश्यकता है। किस स्तर की? उच्च स्तर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो मेस्लो द्वारा वर्णित जो ये आवश्यकता है, कौन कौन सी? एक तो सुरक्षा की आवश्यकता, एक आत्मीयता और सम्मान की आवश्यकता का जो संबंध है वो किससे है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है ईगो, ऑप्शन बी में है इड, ऑप्शन सी में है सुपर ईगो और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इन आवश्यकताओं का जो संबंध है, इन आवश्यकताओं का जो संबंध है वो ईगो से होता है। किससे होता है? ईगो से होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन है ए हो जाएगा, ईगो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, जड़ बुद्धि बालकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट की पहचान कीजिए। मतलब जो जड़ बुद्धि बालक है, इन जड़ बुद्धि बालकों से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनको पढ़कर अपने को सही कूट की पहचान करनी है। तो कथन 1 देखते हैं। 1 में लिखा है, इन बालकों की बुद्धि लब्धि अधिकाधिक 25 होती है। 2 में दे रखा, इनका मानसिक विकास अधिकाधिक 2 वर्ष के बालक की भांति होता है। और तीसरे में दे रखा, ऐसे बालकों को बीमारियां बहुत अधिक होती है। तो देखो, इन पे वापस चर्चा करते हैं। जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि अधिकाधिक 25 होती है। मतलब आईक्यू जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा, आईक्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा 25 से ज्यादा नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है, ये कथन सही है,
ठीक है। दूसरा है, इनका मानसिक विकास अधिकाधिक 2 वर्ष की बालक की भांति होता है, बिल्कुल ये भी सही है। इनका जो मानसिक विकास है वो 2 वर्ष के बच्चे की तरह होता है, ठीक है। और तीसरे में दे रखा है अपने ऐसे बालकों को बीमारियां बहुत अधिक होती हैं, तो ये भी कथन है वो अपने सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपने पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा वो भी सही है। तो कूट देखते हैं, कूट ए में है केवल 1 सही है, बी में केवल 3 सही है और सी में केवल 2 एवं 3 सही है और डी में 1, 2 एवं 3 सभी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सभी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूट की पहचान कीजिए। मतलब अब की बार सुमेलित करके फिर कूट की पहचान करनी है। तो देखते हैं पहले जोड़े कौन कौन से सुमेलित करने वाले हैं। 1 नंबर पर दे रखा है, पहले जोड़ फिर बाकी गुणा तथा बाद में भाग सीखना। इधर ए में दे रखा है क्षैतिज स्थानांतरण। फिर 2 में दे रखा है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना। और इधर सामने बी में दे रखा है उर्दू स्थानांतरण। और 3 नंबर पर दे रखा है दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करे। और इधर दे रखा सी में द्विपार्श्विक स्थानांतरण। मतलब इनका इधर वालों का मिलान करना है अपने को ए, बी और सी से जो उचित है वो। तो देखो वापस इनको एक बार अपन देखते हैं। तो देखो पहले जोड़ फिर बाकी फिर गुणा तथा बाद में भाग सीखना, मतलब क्रम की बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है, क्रम से सीखा जा रहा, तो इसको अपन क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। मतलब ये अधिगम स्थानांतरण का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण से संबंधित प्रश्न है, तो इसको अपन बोलेंगे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण बोलेंगे, ये ठीक है। मतलब पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा अपने ए आ जाएगा, पहले में आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना। ये उर्दू स्थानांतरण का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, उर्दू स्थानांतरण ही होगा। तो दूसरे में आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलता है, उर्दू स्थानांतरण बोलता है, ठीक है। और तीसरा है दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति को बाएं हाथ से लिखने में भी होता है, तो उसको बोलता है, मतलब जो अंगों में अधिगम स्थानांतरण होता है दाएं अंग का बाएं अंग में, तो इसको पार्श्व या द्विपार्श्विक स्थानांतरण बोलते हैं। तो तीसरे में आ जाएगा सी। कहने का मतलब पहले में ए, दूसरे में बी और तीसरे में सी। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट में ए, सेकंड में बी और थर्ड में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित कौन सा असत्य है। मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित यहाँ पे असत्य कथन की अपने को पहचान करती है ना। एक तो होती है अपने संवेदी पेशी अवस्था, ठीक, एक मूर्त होती है, अमूर्त होती है, ठीक है। तो इन अवस्थाओं के बारे में अपने को जो असत्य कथन है वो बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रयास व त्रुटि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी में कल्पना शक्ति को सर्जन या निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। सी में समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। और डी में इस अवस्था में बालक सिर्फ सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर आदि माध्यमों से ज्ञान ग्रहण करता है। तो इनमें से असत्य बताना। तो देखो पहले में क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है अपने, फर्स्ट में कि प्रयास व त्रुटि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा, किसकी, बौद्धिक मतलब बुद्धि की शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सीखने की आदत विकसित होती है। कौन सी अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, वो अमूर्त रूप से सोच सकता है, तो ये बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है ना। क्योंकि अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना फिर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर बी में कल्पना शक्ति को सर्जन या निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता, बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है, इसलिए वो कल्पना कर सकता है। तो कल्पना शक्ति का उपयोग नए कार्यों के सर्जन में या नई चीजों के निर्माण में वो कर सकता है, ये भी कथन है, ये भी सही है। और सी में समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। जब अमूर्त चिंतन विकसित हो जाएगा तो समस्या समाधान की तो योग्यता उसमें हासिल हो ही जाएगी, तो ये भी सही है। और डी, इस अवस्था में बालक सिर्फ सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर आदि माध्यमों से ज्ञान ग्रहण करता है, तो ये बात गलत है ना। सिर्फ सुनकर, सूंघकर या स्पर्श करके तो जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, उसमें करता, तो ये डी वाला जो है वो संवेदी गामक अवस्था की विशेषता दे रखी है। इसका मतलब ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि असत्य पूछा तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है अपना,
एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध द्वारा होता है? मतलब एनसीएफ जो 2005 है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसका जो प्रारंभ है वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक उद्धरण द्वारा होता है, एक निबंध द्वारा होता है। तो उस निबंध का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए सभ्यता एवं संस्कृति, ऑप्शन बी सभ्यता एवं प्रगति, ऑप्शन सी शिक्षा एवं संस्कृति, और ऑप्शन डी में संस्कृति एवं प्रगति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा सभ्यता एवं प्रगति, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के साथ ही एनसीएफ की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं एक निश्चित टाइम टेबल के तहत, एक निश्चित शेड्यूल के तहत हर सब्जेक्ट के क्विज डालता हूं। तो उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और क्विज की विशेषता ये है कि आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत मिलते हैं। रोज क्विज जिस टाइम पे मिलता है तो वो उसी टाइम पे मिलेगा, ठीक है। कभी कभार कोई आवश्यक कार्य हो जाता है तो बात एक अलग है, अदरवाइज सारे क्विज है वो एक निश्चित शेड्यूल के तहत ही मिलते हैं आपको हर रोज, ठीक है। और क्लास आपको अंत तक देखनी है, ठीक है। और देखने के बाद यदि अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय परंपरा अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि के अंतर्गत एक स्वीकार्य क्षमता है? मतलब भारतीय परंपरा के अनुसार जो बुद्धि का जो वर्गीकरण है उसमें कौन सी बुद्धि है वो स्वीकार्य है, या बुद्धि के लिए कौन सा है वो कारक स्वीकार्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमता, ऑप्शन बी सामाजिक क्षमता, ऑप्शन सी है संवेगिक क्षमता, है ना, और ऑप्शन डी है उद्यमी क्षमता। यहाँ पे सांवेगिक क्षमता होना चाहिए ना, सांवेगिक क्षमता होगा शुद्ध शब्द, और डी में उद्यमी क्षमता। तो इसमें देखो, इसमें भी कूट ही दे रखा है, केवल एक सही है, बी में है केवल दो सही है, सी में 1 2 3 सही है, और डी में 1 2 4 सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन है डी हो जाएगा, 1 2 3 व 4 सभी सही है। मतलब भारतीय परंपरा के अनुसार है बुद्धि के अंतर्गत आपके संज्ञानात्मक क्षमता भी आती है, सामाजिक क्षमता भी आती है, सांवेगिक क्षमता भी आती है, और उद्यमी क्षमता भी आती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? जो असत्य है वो बताना है अपने को। पहला है, ए में दे रखा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन समायोजन का एक प्रत्यक्ष तरीका है। मतलब लक्ष्यों का प्रतिस्थापन समायोजन का एक प्रत्यक्ष तरीका है। बी में दे रखा है उदातीकरण तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, ढंग का मतलब तरीका है। सी में दे रखा है रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में सहायता करता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये प्रश्न है वो रक्षा युक्तियों से आया हुआ है ना, रक्षा युक्ति समायोजन के जो तरीके हैं उनसे आया हुआ, जिनको अपन रक्षा युक्तियां भी बोलते हैं। तो वापस देखो इनको एक बार अच्छे से देखो, एक बार क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना समायोजन का एक अप्रत्यक्ष तरीका, मतलब लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करके अपने आप को समायोजित करना एक अप्रत्यक्ष विधि है क्या? बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि है ना। और बी में उदातीकरण है ना, उदातीकरण जो है वो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है, ढंग भी है ना, तरीका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि उदातीकरण है, आत्मीकरण है ना, तादात्मीकरण है, ये जो भी है वो अप्रत्यक्ष विधियां होती है समायोजन की। और फिर रक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र में मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सारी विधियां आ जाती है। तो रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो व्यक्ति समायोजन करता है। इसका मतलब है असत्य पूछ रहा है तो कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे जो तीनों के तीनों जो दे रखे हैं यहाँ पर, जो तीनों के तीनों है वो सत्य है, असत्य कोई नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, रोरशाही धब्बा आईबीटी के संबंध में दिए गए कार्डू से संबंधित कौन सा असत्य है? यहां पर भी असत्य पूछा गया, मतलब जो इंक ब्लॉट जो टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट? इंक ब्लॉट जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बारे में ये कह रहा है कि जो कार्डू से संबंधित जो असत्य है उसकी अपने को पहचान करनी है। क्या करनी है? उसकी अपने को पहचान करनी है। तो देखो ऑप्शन ए 5 काले व सफेद कार्ड, बी में है 2 लाल शाही युक्त कार्ड, सी में है 3 रंगहीन, और डी में है 3 रंगीन, है ना। तो देखो जो आईबीटी टेस्ट है, आईबीटी टेस्ट में कुल 10 कार्ड काम में लिए जाते हैं। कितने कार्ड काम में लिए जाते हैं? 10 कार्ड काम में लिए जाते हैं।
5 कार्ड तो होते हैं काले व सफेद। कैसे होते हैं? काले व सफेद होते हैं, ठीक है। और जो 2 कार्ड होते हैं, 2 कार्ड होते हैं लाल शाही के। किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और जो 3 कार्ड होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल है, अलग अलग रंगों के होते हैं, रंगीन। तो रंगीन यहाँ पे कोई सा भी कार्ड नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 रंगीन। ये नहीं होता है ना, बाकी तीनों होते हैं, ठीक है। तो असत्य पूछा तो असत्य ये हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के अंतिम और लास्ट प्रश्न की। लास्ट 10वां प्रश्न है अपना, मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया था? देखो, अलग अलग समय पर मनोविज्ञान को अलग अलग नामों से जाना गया है ना। सबसे पहले उसको आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया था, फिर मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में जाना गया, फिर उसको चेतना के विज्ञान के रूप में जाना गया, और अभी वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है वो उसको कहा जाता है। तो मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान है किस शताब्दी में कहा गया था? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी, और ऑप्शन डी में है 20वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी, 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। देखो, बात करें 16वीं, तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक, एक तो थे आपके प्लेटो के अलावा अरस्तु, ठीक है, अरस्तु और डेकार्ते, है ना, या देकार्ते भी लिखा हुआ हो सकता है, देकार्ते या डेकार्ते। ये इसको आत्मा का विज्ञान मानते थे। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में, ठीक है। फिर 17वीं सदी में इसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। किसका? मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और ये मानने वाले कौन थे? ये थे हम अपने पंपोनाजी। कौन थे? पंपोनाजी, ठीक है, पंपोनाजी है वो इसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे। और फिर बात करें 19वीं सदी की, है ना, 17वीं और 18वीं में वही है ना। फिर 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में इसको चेतना का विज्ञान माना गया, ठीक है। और चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट है वो थे मुख्यतः इसको चेतना का विज्ञान मानने वाले। और फिर 20वीं सदी के अंदर इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका? व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहारवादी वैज्ञानिक बहुत सारे हैं, जैसे कि विलियम मैकडूगल है। मुख्यतः बात करें तो कौन? विलियम मैकडूगल है, ठीक है। इसके अलावा वॉटसन है, स्किनर है, ठीक है। इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक है वो सब के सब व्यवहारवादी थे, मतलब वो मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान के रूप में मानते थे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ में साइकोलॉजी की 20 अंकों की क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।